पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक यूनिट 2 का विद्युत धारा लेसन से न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं हम, जिसमें से 4 न्यूमेरिकल पढ़ा दिए हैं, 5वां न्यूमेरिकल आज हमको पढ़ना है। 5वां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसको समझेंगे। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वाट व 60 वाट के दो बल्ब है, दो अलग अलग बल्ब है और दोनों के सामर्थ्य बड़ा अलग अलग है। एक 40 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है। ठीक, समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। दोनों समान वोल्टेज पे काम करने के लिए बने हुए हैं, एक ही वोल्टेज पे काम कर सकते हैं। इसमें पहली बात पूछ रहा है, इसमें किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। पहले हमको क्या बताना है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। दूसरी बात हमको क्या बताना है कि अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो कौन सा बल्ब तेज जलेगा। और तीसरी बात बताना है कि इसको अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो फिर बल्ब कौन सा तेज जलेगा। 3 चीजें हमको इसमें से निकाल के बतानी है। जो कुछ दिया होता है उसको अलग लिख लिया जाता है, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि सामर्थ्य वाला फार्मूला मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है ना, तो सामर्थ्य वाला फार्मूला में कौन कौन सा फार्मूला होता है। सामर्थ्य वाला बताओ, सामर्थ्य वाला फार्मूला कौन कौन सा होता है। शक्ति का फार्मूला कौन कौन सा होता है। P बराबर क्या होता है, VI होता है, और P बराबर होता है, और P बराबर क्या होता है। ये फार्मूले हमने तुम लोगों को पढ़ा रखे हैं, बताओ याद है कि नहीं। सामर्थ्य का फार्मूला पढ़ाया है ना, P बराबर इतने फार्मूले मैंने कम से कम पढ़ा रखे हैं। तो इन फार्मूलों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ये सामर्थ्य के फार्मूला है। ठीक, हमने कहा था कि जिस प्रकार की जरूरत होगी उस प्रकार का इसमें से फार्मूला उठा के लगा लेना है ना। अलग अलग पदों में फार्मूला है सामर्थ्य का। अब हमको पता है, हम जानते हैं ये वाला फार्मूला लगाएंगे, V²/R। देखो समान वोल्टता पर कार्य कर रहा है ना, तो हम ये वाला फार्मूला P बराबर V²/R। हम जानते हैं P बराबर V²/R होता है। अगर P बराबर V²/R होता है तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर होगा V²/P होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। भाई ये यहाँ पे रख देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये तो नियम जानते हो ना। तो R बराबर V²/P होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी वोल्टता सेम है, लेकिन इनकी सामर्थ्य अलग अलग है सामर्थ्य अलग अलग। बताओ, तो 40 वाट के बल्ब का 40 वाट बल्ब का प्रतिरोध अगर हम निकालें इस फार्मूले से तो कैसे निकलेगा। 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध R40 कर दे बराबर, देखो V² का लिखेंगे। क्यों, क्योंकि V1 V2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वोल्टता समान है ना, इसलिए दोनों कंडीशन में V को V ही रहने देंगे। ठीक, P को चेंज कर देंगे, P की जगह हम क्या लिख देंगे, P40। ये तो लिखेंगे 40 वाट नहीं, तो लिखेंगे P40। तो P40 दिया हुआ है, P40 दिया कितना है, P40 बराबर है 40 वाट, बोलो। और P60 कितना दिया हुआ है, P60 दिया है 60 वाट। V²/P40 का मान कितना है बताओ, P40 का मान है 40, बोलो। तो R40 का मान कितना आया, R40 बराबर आया V²/40, ये तो आया, बोलो। इसको चाहो तो क्वेश्चन फर्स्ट कर दो। अब इसी तरीके से 60 वाट बल्ब का प्रतिरोध, यही तो बताना है किसका प्रतिरोध अधिक होगा, यही तो बताना है। तो ये निकालेंगे R60, तो R60 बराबर से यही फार्मूला लगाएंगे, V²/P60। V² रखे क्यों, क्योंकि समान वोल्टता है, दोनों के लिए V सेम रहेगा। तो ये बन जाएगा V²/60, यानी कि R60 बराबर कितना आ जाएगा, V²/60। यही तो आया। इसको समीकरण नंबर 2 कर लो। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम भाग करेंगे, यानी कि इनका जब हम रेशियो निकालेंगे, ठीक, तो हम क्या पाएंगे, R40/R60 बराबर, R40 का मान कितना है वो देखो लिखा हुआ है, V²/40/V²/60, बोलो। तो ये बन जाएगा V²/40 इंटू, ये ऊपर पलट के चला जाएगा, 60/V², V² कर जाएगा। तो R40/R60 बराबर क्या आ जाएगा, 60/40 आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें
या इन दोनों का रेशियो निकाले तो ये R40 क्या है, 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध है कि नहीं है। और ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 2 दूनी 4, 2 3, अच्छा ये आ गया 3:2, ये तो आया 3:2 ही तो आया। तो ये है 40 वाट बल्ब का प्रतिरोध, ये है 60 वाट बल्ब का प्रतिरोध, ये है 3, ये है 2। तो बताओ यहाँ पे किसका प्रतिरोध ज्यादा है, 40 का ज्यादा है, 3 गुना है ना, और 60 वाले का 2 गुना प्रतिरोध है, जितना भी होगा। बोलो, तो इस संबंध से क्या पता चल रहा है, अतः 40 वाट बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, पहला नंबर लग गया। बताओ, फर्स्ट नंबर लग गया ना ये वाला। इसमें किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, 40 वाट बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। पहला नंबर सबको समझ में आ गया। बोलो, हमने अलग अलग फार्मूला निकाल करके फिर उनको भाग कर दिया है, रेशियो लेके आ गए। रेशियो हम देख रहे हैं, इसका मान अधिक आ रहा है, 40 वाले का अधिक आ रहा है। ठीक, अब हम आगे बढ़े। अब आगे हमको क्या देखना है कि अगर हम इन बल्बों को किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो कौन सा बल्ब तेज जलेगा। फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो फिर कौन सा बल्ब तेज जलेगा। देखो, तेज वही बल्ब जलेगा जो प्रति सेकंड एनर्जी ज्यादा निकालेगा, ऊर्जा ज्यादा निकालेगा। तेज जलने का मतलब है कि प्रकाश ऊर्जा बाहर निकल रही है ना, तो प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा इस बल्ब का, है ना, वही तेज ज्यादा जलेगा। और प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा कह लो या प्रति सेकंड खर्च करने वाली ऊर्जा कह लो, उसको तो सामर्थ्य कहते हैं ना। बताओ, उसको सामर्थ्य कहते हैं कि नहीं। तो पहले हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बल्ब को, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा बल्ब तेज जलेगा। तो श्रेणी क्रम में बल्ब कैसा जोड़ता है, ऐसे तो जोड़ता है। देखो, ये दोनों बल्ब है, एक ये बल्ब है और एक ये बल्ब है। एक ये है इसका फिलामेंट, यही तो जलता है अंदर वाला, ये अंदर वाला जलता है बल्ब, ये जलता है। ठीक, अब ये देखो श्रेणी क्रम में जुड़े है कि नहीं, बताओ ज्योति। ऐसे तो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं अगल बगल, और फिर इसको श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे, सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ऐसे यहाँ से धारा जाएगी और यहाँ से चली जाएगी। श्रेणी क्रम में एक खास ये बात होती है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हो या कोई उपकरण लगा हो या बल्ब लगा हो, धारा सब में समान फिक्स होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। समझ में आई बात। तो हमको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा समान है, क्योंकि धारा समान बहती है, तो इसका मतलब है जितनी धारा इस बल्ब में बहेगी उतनी ही धारा इस बल्ब में भी बहेगी, लेकिन दोनों के लिए वोल्टेज अलग अलग होंगे। विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होगा। तो फार्मूला कौन सा इसमें लगेगा, बताओ। आर, ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। इसमें धारा समान है ना, आर, ये हम फार्मूला लगाएंगे। वोल्ट कहा, विभवांतर तो अलग अलग होंगे ना। हाँ, तो समान ऊर्जा पे कार्य तो कर रहे हैं, तो वो इसके लिए मैंने यूज कर लिया। अब हमको देखना है कि समांतर क्रम में कौन सा बल्ब तेज जलेगा। तो हमको ये देखना है कि इसमें एक चीज कांस्टेंट होगी, एक चीज अलग अलग होगी। तो कांस्टेंट कौन है, धारा, और अलग अलग क्या है, प्रतिरोध अलग अलग है कि नहीं। और जो हमको पता है तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे इसमें हम। तो अब हम पहले 40 वाट वाला बल्ब है, ये 40 वाला है, ये 60 वाला है। ठीक, तो अगर हम 40 वाट वाले बल्ब के लिए फार्मूला ये लगाएं तो बताओ धारा इसमें बराबर बह रही है। अगर मान लो आई धारा बह रही है तो इसमें भी तो आई धारा बह रही होगी। इसमें अगर यहाँ से आई धारा निकल रही तो इसमें आई धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, इसमें भी आई धारा बहेगी। तो आई की जगह हम आई ही लिखेंगे, आर की जगह हम क्या लिखेंगे बताओ। आर की जगह लिखेंगे 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध, ये तो लिखेंगे R40 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R40, ये तो लिखेंगे। बोलो, इसको कर दो समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से P60 बराबर, इसमें भी तो धारा वही बहेगी, आई ही, तो आई की जगह हम आई ही लिखेंगे, लेकिन आर की जगह हम क्या लिखेंगे, R60 लिखेंगे। इसको कर दो समीकरण नंबर 2। अच्छा, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, क्योंकि हमने 1 और 2 यहाँ बना रखे हैं। अब समीकरण 1 मिनट, इसको नीचे लिखो यहाँ पे, P60 बराबर I² R60। ये कहाँ से फार्मूला आया, ये वाला फार्मूला है, P बराबर I² R।
आई हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि धारा समान बह रही है। आर हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है, देख लो, एक का ज्यादा एक का कम। अब अगर हम दोनों को भाग करें तो P40 अपान P60 बराबर आई स्क्वायर R40 अपान आई स्क्वायर R60। अब आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, बोलो। अब हमने देख रहे हैं कि इसका प्रतिरोध ज्यादा था, इसका प्रतिरोध ज्यादा था, बोलो। तो इसका प्रतिरोध ज्यादा था, तो इस संबंध को अगर हम ध्यान से देखें तो चूंकि R40 इज ग्रेटर देन R60, ये देखो R40 का मान ज्यादा नहीं था, मतलब 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा था, यानी कि ऊपर की संख्या बड़ी होगी, इसलिए बताओ पावर किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में किसका पावर ज्यादा होगा, यानी कि सामर्थ्य किसके ज्यादा होगा। आर की जगह हम ये लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, आर की जगह हम ये लिख आई स्क्वायर आर नहीं आई स्क्वायर, यहाँ पर आर एक से नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा P60 अपान आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आर की जगह पे, और ये भी बड़ा होगा। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P40 लिखना है यहाँ पे, P40 अपान आई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे P60 अपान आई स्क्वायर। अगर आई स्क्वायर तो कट जाएगा, तो बचेगा P40 इज ग्रेटर देन P60। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 वाट का बल्ब है ना, वो ज्यादा सामर्थ्य, वो प्रति सेकंड ज्यादा ऊर्जा निकाल रहा है, उसकी सामर्थ्य ज्यादा है। ये मत समझ लें कि 60 है तो उसकी अलग अलग ज्यादा है, लेकिन अगर तुम श्रेणी क्रम में जोड़ोगे ना, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 40 वाट का बल्ब प्रति सेकंड ऊर्जा ज्यादा बाहर निकालेगा, और प्रति सेकंड ऊर्जा जब बाहर ज्यादा निकालेगा तो यही बल्ब तेज चलेगा। 40 वाट वाला बल्ब 60 वाट वाले बल्ब से ज्यादा तेज चलेगा। अतः 40 वाट वाला बल्ब 60 वाट वाले बल्ब से अधिक तेज जलेगा। बात समझ में आई, बोलो, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। इसका जिसके लिए P का मान ज्यादा होगा वही बल्ब ज्यादा जलेगा। सेकंड निकलने वाली ऊर्जा दोनों बल्बों में इसकी तो ज्यादा होगी, 40 वाले की तो ज्यादा होगी, तो यही तेज जलेगा। आई बात समझ में। अब आ जाओ, ये तो हो गया B नंबर। अब C नंबर देखो, तो C नंबर में हमको श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रम में जोड़ना है ना, देखो यहां से लिख दें, यहां ले लें। अब हम बल्ब को जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में, ये था B नंबर, अब हम जोड़ेंगे C नंबर में। C नंबर में समांतर क्रम में बल्ब कैसे जोड़ते हैं, ऐसे तो जोड़ते हैं, देखो ये बल्ब है, देखो समांतर क्रम में जुड़े नहीं जुड़े, एक तरीके समांतर क्रम में एक खासियत तो क्या होती है बताओ, खासियत क्या होती है समांतर क्रम में? समांतर क्रम में खासियत ये होती है कि दोनों बल्ब में बहने वाली धारा अलग अलग होगी और दोनों बल्बों का विभव यानी विभवांतर सेम रहेगा, ये खासियत होती है। तो ऊपर वाले बल्ब को अगर हम 40 वाट मान लें और नीचे वाले बल्ब को अगर हम 60 वाट मान लें और हम चेक करें तो कौन सा बल्ब तेज होगा, तो उसके लिए हम निकालें। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में भिन्न धारा तथा विभवांतर समान होता है। तो अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा बताओ, P बराबर V स्क्वायर अपान R, ये तो लगेगा, P बराबर V स्क्वायर अपान R, ये फार्मूला लगेगा। तो सूत्र P बराबर V स्क्वायर अपान R से P40 का मान बताओ कैसे निकलेगा। भाई विभवांतर तो सेम है ना सबके लिए, तो V की जगह V ही तो रहेगा, तो V की जगह V स्क्वायर कर दो, लेकिन R अलग है ना, तो R P40 के लिए P R40 कर देंगे, है ना। इसको करो समीकरण नंबर 5। अब इसी तरीके से अगर हम P60 का मान निकालें तो P60 बराबर कितना होगा, V स्क्वायर अपान R60, बोलो। इसको कर दो समीकरण नंबर 6। अब हम इन दोनों समीकरणों को जब भाग करेंगे यानी कि तो P40 अपान P60 तो करेंगे, बताओ तो ऊपर कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपान R40 और नीचे V स्क्वायर अपान R60 हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो हल करने पे हमको क्या मिलेगा, ये ऐसे आएगा पलट करके, ऐसे तो आएगा, R60 ऊपर चला जाएगा
R60 ऊपर चला जाएगा, R40 नीचे आ जाएगा, और ये V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा। आई बात समझ में? तो ओवरऑल हमको ये मिल रहा है कि P40 बटे P60 बराबर R60 बटे R40, ये तो। और हमको पता है कि R40 का मान ज्यादा है R60 से, ये तो पता है ना हमको। यहाँ पे देखो R40 का मान ज्यादा है कि नहीं है? ये R40 इज ग्रेटर देन R60, है कि नहीं बताओ? तो R40 का मान ज्यादा है, यानी कि नीचे की संख्या बड़ी है, ये नीचे की संख्या बड़ी है, और नीचे की जो संख्या बड़ी होगी, बोलो ये मान बड़ा होगा, इस पूरी भिन्न का मान छोटा नहीं हो जाएगा? किसी भी भिन्न में हर का मान बड़ा हो जाए हर से, तो उस पूरी भिन्न का मान छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो भिन्न का मान बहुत छोटा हो जाएगा। इसका अगर उल्टा हो जाए, हर का मान बड़ा है अंश का मान छोटा है, तो भिन्न का मान बड़ा हो जाएगा। ये बात जानते हो ना सब लोग? तो यहाँ पर R40 का मान ज्यादा है R60, तो इसका मान छोटा हो जाएगा कि नहीं? अब वो जो छोटा मान है वो इससे तो गुणा होगा, इसी से तो गुणा होगा। P40 और R60 में, सॉरी P60 में अगर हम इनकी तुलना करें तो P60 का मान ज्यादा होगा। इसका मान ज्यादा होगा P60 का मान, बोलो। देखिए V स्क्वायर कट गया ना, R60 बटे R40 तो बचा, और R40 का मान ज्यादा है। देखो R40 का मान ज्यादा है R60 से, यानी कि इस वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, इसका कम है, बोलो। तो इसका प्रतिरोध अगर अधिक है तो इनका हम अगर तुलना करें, तो अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों की, दोनों पक्षों की तुलना करें, तो हम क्या पाएंगे कि R40 का मान P40 का मान P60 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः जो 60 वाट वाला बल्ब है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, है ना, 60 वाट वाला बल्ब 40 वाट के बल्ब से तेज जलेगा, है ना। 40 वाट के बल्ब से तेज जलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, अगर हम इसकी तुलना करें आपस में? ठीक, लिख लो सकते हो। जैसे मान लो तुमको अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो एक काम करके ट्राई कर सकते हो। मान लो 60 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध 1 ओम है और 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध 2 ओम है। ऐसा मान सकते हो कि नहीं? 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा नहीं है, तो इसको तुम 2 मान लो, इसको 1 मान लो। और फिर अगर हम यहाँ पे तुलना करके क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ऐसा तो लिखोगे। तो अब इसको जब हल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मान P40 का 2 गुना नहीं है, तो मान किसका ज्यादा है? P40 का ज्यादा है कि P60 का ज्यादा है? P60 का मान P40 से 2 गुना है। हमारे पास 10 रुपए, तुम्हारे पास 20 रुपए, तो तुम्हारे पास पैसे हमसे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? हमसे 2 गुना है कि नहीं तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आई? अगर हम P40 का मान को बड़ा कर दें और R40 के मान को बड़ा कर दें, R60 के मान को छोटा कर दें, तो अगर हम तुलना करेंगे ना, तो यहाँ पर P40 का मान छोटा होगा, P60 का मान बड़ा होगा। मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया, अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काट दिया गया है, तो फिर टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो बताओ संयोजन का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? ठीक, ये तार है, इस टोटल का प्रतिरोध कितना है? टोटल प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है ना, और इसको बराबर बराबर 5 भागों में काट दिया गया एक तरीके से, 1 2 3 4 5 बराबर भागों में काट दिया गया, और फिर उन टुकड़ों को आपस में किस क्रम में जोड़ दिया गया है? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो बताओ टोटल प्रतिरोध कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं बताओ। तार के टुकड़ों की संख्या बराबर कितनी है? प्रत्येक टुकड़े, माना प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध, इसको हम R1 मान लेंगे क्योंकि दिया है नहीं, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध हमने R1 मान लिया। बोलो हमारे पास प्रतिरोध कितने हो गए? 5 हो गए। होगा बताओ, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध होगा कितना बताओ? टोटल प्रतिरोध कितना है? 10 है ना, तो पूरे तार का प्रतिरोध कितना है? पूरे तार का अगर प्रतिरोध बराबर 10 है ना, 10 ओम,
तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कैसे निकलेगा बताओ। लंबाई घटने बढ़ने से प्रतिरोध भी तो घट बढ़ जाता है। तो अब बराबर खंडों में तुमने बांट दिया तो प्रतिरोध भी तो बराबर बराबर बटेगा। तो ये हो जाएगा 10/5 बराबर 2 ओम। मतलब एक टुकड़ा कितने कितने प्रतिरोध का आएगा, 2 ओम का आएगा। और है कितने 5। तो सबको जोड़ दोगे किस क्रम में, समांतर क्रम। क्योंकि टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा गया इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना होगा या परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो परिणामी 1/r' बराबर 1/r1 और फिर 1/r। ऐसे तो लगाओगे फार्मूला, तब r1 कमी है। तो 1/r' बराबर 1 सबकी जगह 2 हो जाएगा। 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 1/, तो 1/r' बराबर 1 2 3 4 5/2 हो जाएगा। हर नहीं जुड़ता है एक, तो r' बराबर हो जाएगा 2/5। यही तो होगा। अब 2/5 को जब हम भाग करेंगे तो r' बराबर कितना आएगा 0.4 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 0.4 ओम। आई समझ में बात। एनसीईआरटी से आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एनसीईआरटी पे आधारित आंकित प्रश्न है, ठीक। और एनसीईआरटी के हम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन देखो एक बार पढ़े क्या लिखा हुआ है। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। उसी कार में बैटरी लगी हुई है, उसका विद्युत वाहक बल कितना है 12 वोल्ट। विद्युत वाहक बल को क्या से लिखते हैं, ई से दिया, यानी ई का मान दिया हुआ है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध को क्या से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखते हैं स्मॉल आर से लिखते हैं। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना हम ले सकते हैं, ये हमको निकालना है। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। आएगा समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले जो मान दिए होते हैं वो लिख लेते हैं। कौन कौन से मान दिए, बैटरी का वैद्युत वाहक बल दिया है ना, तो वैद्युत वाहक बल को क्या लिखते हैं बताओ, वैद्युत वाहक बल। जब यही नहीं पता होगा कि इसको लिखते काहे से है तो सवाल कैसे लगाओगे। ई बराबर कितना दिया है 12 वोल्ट, ये तो दिया है। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है बताओ, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को कहा लिखते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर बराबर कितना होगा बताओ 0.4 ओम। बोलो हमको निकालना है बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, यानी कि अधिकतम धारा। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम धारा निकालना है। तो धारा के मार्ग में प्रवाह, धारा के मार्ग में अवरोध कौन उत्पन्न करता है, प्रतिरोध है। धारा के मार्ग में अवरोध प्रतिरोध उत्पन्न करता है, और जितने ज्यादा प्रतिरोध होगा धारा उतनी कम हो जाएगी। तो अधिकतम धारा होने के लिए प्रतिरोध को न्यूनतम 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो अगर ये मान लो कि बाहर कोई परिपथ लगा हुआ है और उसका जो प्रतिरोध है तो बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर। बाहर प्रतिरोध कितना है 0, तभी तो मैक्सिमम धारा बहेगी। तो धारा का मान उतना ज्यादा होगा। मैक्सिमम धारा पूछ रहा है, मैक्सिमम धारा यानी आई मैक्स, यहाँ आई मैक्स भी लिख सकते हो। आई बात समझ में, आई मैक्स लिखो। तो मैक्सिमम धारा तभी होगी जब प्रतिरोध 0 होगा। न्यूनतम हो गया मतलब लगभग 0 के बराबर हो गया बाह्य प्रतिरोध का मान। तो बाह्य प्रतिरोध का मान हम कितना करते हैं यहाँ पे बताओ, बाह्य प्रतिरोध जो बाहर लगा हुआ है जिसको हम कैपिटल आर कहते हैं, उसको हम कितना लिखते हैं 0 के बराबर करेंगे, तभी तो ये आई मैक्स बनेगी। धारा का मान तभी तो ज्यादा अधिकतम होगा। धारा के मार्ग में जितने कम रुका वो धारा का मान उतने ज्यादा होगा, है कि नहीं बताओ। अब बताओ सूत्र कौन सा लगेगा, बताओ तो मुन्ना। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ई भी हो, आर भी हो, आई भी हो और कैपिटल होता है आई बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पढ़ाया है कि नहीं बताओ। विद्युत धारा, परिपथ में विद्युत धारा, अगर कोई सेल लगा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है, ए फिर तुम्हारा ध्यान भाग रहा है, तो तुम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हो। एक यहाँ पे फोकस करो भैया, समझ रहे, मेरे गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े? अगर कोई परिपथ है, उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है और उसमें एक सेल लगा हुआ है, बोलो, और सेल का वैल्यूज वहां बल ई है और इसमें निकलने वाली धारा आई है, इसका प्रतिरोध आर है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो इसमें बहने वाली धारा का फार्मूला ई बराबर आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये होता है इन परिपथ के लिए। ठीक, तो ये यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो आई मैक्स बराबर कितना होगा बताओ? आई मैक्स बराबर होगा, ई का मान कितना लिखा हुआ है 12 बटे आर का मान कितना है 0 है और स्मॉल आर का मान 0.4 है। तो इसको हल करो, 12 बटे 0.4 पॉइंट हटा दें और 0 बन जाएगा। 4 से काटो इसको, 4 दिया बराबर कितना आएगा 30 एम्पियर आएगा। अधिकतम धारा कितनी बहेगी 30 एम्पियर बहेगी, मैक्सिमम धारा 30 एम्पियर बैटरी से बह जाएगी। ठीक, सबको क्वेश्चन समझ में आए? वाला आसान है। अधिकतम धारा का मतलब है बाह्य प्रतिरोध 0, अगर बाह्य प्रतिरोध 0 नहीं रखोगे तो फंस जाओगे, तभी तो अधिकतम धारा होगी। बोलो, उदाहरण फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन देखें, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी फोल्डर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, ये 10 वोल्ट क्या है विद्युत वाहक बल है, ई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 3 ओम है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित का मान 0.5 एम्पियर है, यानी आई का मान 0.5 एम्पियर है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? तो बताओ, जो बाह्य प्रतिरोध लगा वो उसका मान कितना होगा? जब परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता मतलब टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर की कोई परिभाषा उनको बताएगा? किसी को याद है? एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। कई बार समझ में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच, बोलो। तो हमको 2 चीजें इसमें निकालनी। सबसे पहले जो मान दिए गए उनको हम लिख लेते हैं। बताओ कौन कौन से मान दिए? बताओ, जो ये 10 वोल्ट क्या है, ये विद्युत वाहक बल है ना, तो ये सेल का है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं ई से, ई बराबर कितना दिया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मैंने लिख दिया। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, तो आंतरिक प्रतिरोध को किस अक्षर से लिखते हैं स्मॉल आर से, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इसको लिखते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर कितना होगा? स्मॉल आर बराबर होगा 3 ओम। कितना है 3 ओम है। देखो, ठीक, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो। कितनी धारा बह रही है 0.5, धारा आई बराबर कितनी 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि बाह्य प्रतिरोध है ना, ये बाह्य प्रतिरोध है। बाह्य प्रतिरोध को क्या से लिखा मैंने कैपिटल आर से, बराबर 0। परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल वोल्ट का क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। परिपथ बंद होने का मतलब क्या हुआ है? परिपथ बंद होगा तो धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? नहीं बहेगी, यही तो कंफ्यूजन है। परिपथ बंद होने का मतलब है धारा बहेगी। ठीक है, परिपथ बंद होने का मतलब होता है धारा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कहें परिपथ बंद धारा थोड़ी बहेगी। इसका मतलब ये होता है परिपथ बंद होने का मतलब, देखो ये कुंजी लगी हुई है इस तरीके से, कुंजी ऐसे भी लगाई जाते हैं और जैसे मैंने बताया था वैसे भी लगाई जाती है इस तरीके से। ठीक, तो ये है सेल, ठीक, ये बाह्य प्रतिरोध और इसमें सेल का ये है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, सेल का विद्युत वाहक बल ई है और ये बाह्य प्रतिरोध। अब इस समय परिपथ बंद है कि खुला है? बताओ, परिपथ टूटा हुआ है तो खुला कहेंगे। परिपथ टूटा हुआ है मतलब इसका कनेक्शन इससे टूट गया है, तो जब तार बी से टूट जाएगा तो परिपथ खुला कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे, तो धारा नहीं बहेगी। स्विच ऑफ हो गया तो धारा नहीं बहेगी, कनेक्शन कटा हुआ है। अब परिपथ बंद होगा तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट बना देंगे, तो इसका मतलब है परिपथ बंद है, यानी कि इस तार का संबंध इससे है तो धारा बहेगी। परिपथ बंद है मतलब धारा बहेगी। आई बात समझ में? हाँ, याद रखोगे बात।
तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। कौन सा फार्मूला? सेल का टर्मिनल विभवांतर निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो सेल का टर्मिनल विभवांतर। इसको हम लिखते हैं V से। V बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और हमको क्या निकालना है? कैपिटल आर। ये भी तो क्वेश्चन मार्क जो जीरो है लिख दिया, कैपिटल आर होगा ना, कैपिटल आर का मान निकालना है हमको। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा? अभी बताया तो मैंने फार्मूला, आई बराबर ए अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बोलोगे तो नहीं ये मान, ये फार्मूला कितना आसान है। लेकिन क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो बच्चे नहीं करके आते हैं, छोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आई, अब हमको निकालना किसका मान? आर का मान। तो जिसके जो मान दिए वो लिख दें। आई का मान दिया है कि नहीं दिया है? 0.5 लिख दिया। तो बराबर ई का मान दिया है कि नहीं? 10 दिया है, तो 10 लिख दो। नीचे कैपिटल आर का मान तो हमको निकालना है, प्लस स्मॉल आर का मान 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दो। अब इसको हल कैसे करना है? देखो तिरछी गुणा करके करना है। इसके नीचे 1 मान लो, इस पूरे की गुणा 0.5 से होगी और 10 की गुणा 1 से होगी। तो पहले पूरे की गुणा 0.5 से कर लो। तो 0.5 ब्रैकेट आर प्लस 3 बराबर 10 है कम 10। ठीक, अब 0.5 गुणा आर से होगी तो 0.5 आर ये तो होगा, और फिर प्लस 0.5 गुणा 3 से भी तो होगी, तो 5 दिया 15, 1.5 बराबर 10 हो गया। अब 0.5 आर और 1.5 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस 1.5। अब 10 से 1.5 घटाओ, कितना बचा? 0.5 आर बराबर यहाँ कितना बचेगा? 8.5 बचेगा। अब 0.5 देखो गुणे में लिखा है ज्योति, देखो गुणे में है, और गुणे वाली चीज उधर जाएगा क्यों? बटे में हो जाएगी। तो आर बराबर 8.5 बटे 0.5 ये तो होगा। अब ये देखो एक संख्या पहले यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी एक संख्या पहले पॉइंट, तो हम आराम से पॉइंट हटा सकते हैं। तो ये बचेगा 85 बटे 5। तो काट दो, 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35। तो आर बराबर कितना आया? 17 ओम। तो बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है? 17 ओम। तो बताओ सेल के टर्मिनल विभवांतर कितना होगा? सेल का टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्ट था, एक ही बात है। तो चूंकि परिपथ बंद है, परिपथ बंद है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के बीच एक संबंध होता है। पढ़ाया है? E बराबर V टर्मिनल प्लस आई आर, ये फार्मूला पढ़ाया है? सब लोग बताओ। वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। हो सकता है इसका टेस्ट भी आज या कल में दिए हो, नहीं दिए हो। तो E का मान है 10 बराबर V तो हमको निकालना है ना, प्लस आई का मान ये देखो लिखा है 0.5 और थोड़े आर का मान कितना बताओ? आर का मान कितना? स्मॉल आर का मान। अब क्या करें? आप इसको घुमा के लिख सकते हो, V बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1.5, 8.5 वोल्ट आंसर आएगा। कितना? 8.5 वोल्ट। ये टर्मिनल विभवांतर है। क्या चीज तुमको कठिन का जरूर याद होनी चाहिए, किसी अलग काम पे सारे सूत्र लिख डालो। इस चैप्टर खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल चल रहा है। ठीक है, बताओ जो समझ में आया है? अब परिपथ बंद होगा मतलब समझ गई, मतलब धारा बहेगी। परिपथ खुला हुआ धारा नहीं बहेगी। ठीक, लगाओ तो बताएगा। न्यूमेरिकल लगाने के कुछ तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? कोई भी न्यूमेरिकल जब भी लगाया करो तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया। यहाँ पे न्यूमेरिकल लगा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, इसको हमको लगाना है। सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। न्यूमेरिकल को अच्छे से जब पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ चीज, अगर उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी होगी, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरी अगर पढ़े हो, तो जैसे ही तुम 1 या 2 बार में क्वेश्चन पढ़ोगे, वैसे तुम्हारे दिमाग में उसमें जो मान दिए होंगे वो तुम्हारे दिमाग में फटाफट आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आ जाएंगे कि नहीं? माइंड में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब वो जो मान फटाफट आ जाएंगे तो वो लिख लेना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है या क्या ज्ञात है, ये नियम कहता है कि ये पता हो। क्या जो भी समझ लो इस बात को, क्या दिया है ये पता होना चाहिए, तो इसको लिख लेना है। उसके बाद उस न्यूमेरिकल में ही ढूंढो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या हमको निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है या क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, किसका मान निकालना है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर थ्योरी पढ़े हो
तो बता दोगे कौन सा सूत्र लगेगा? सूत्र का पता कैसे चलाओ लगेगा? जो मान दिए गए हैं उसका और क्या निकालना उसका कोई ना कोई तो संबंध होगा, और वो संबंध ही तो सूत्र होता है। बताओ, ज्यादातर क्वेश्चन में ये संबंध वाले सूत्र होते हैं, बनाना नहीं पड़ता है, पहले से ही बने होते हैं सूत्र, पढ़े होते हैं। सूत्र कौन सा लगेगा है? उसके बाद जब सूत्र रख करके उसमें मान रखोगे तब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचेगा, गणना करना, उसकी कैलकुलेशन करना। और अगर तुम्हारी गणना अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो न्यूमेरिकल 100% सही आंसर लेके आएगा। जो भी लगाओगे आंसर बिल्कुल सही आएगा। आई बात समझ में? तो अगर तुम्हारे पास ये स्किल नहीं है तो न्यूमेरिकल लगाने में डरोगे, डर भी लगेगा, लगा भी नहीं पाओगे, हेजिटेशन होगा, डर लगेगा कहीं गलत ना हो जाए, और कंफ्यूजन में रहोगे कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। यहाँ इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल लगाने बैठो इन बातों का विशेष ध्यान रखो। कैलकुलेशन अपनी अच्छी कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके। इतने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छी तुम्हारी कैलकुलेशन होती जाएगी। जब भी कैलकुलेशन करने बैठो तो जोड़ घटाना गुणा भाग अपने आप करो, अलग करो रफ कॉपी पे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। जितने ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतने अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। और जब कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होगी तो न्यूमेरिकल बिल्कुल सही लगेगा। है, मान लो तुम यहाँ तक सवाल लगा डाले, सूत्र में मान रख दिया, अब तुम गणना गलत कर रहे हो, जोड़ घटाना, भिन्नों का जोड़ घटाना तुमको नहीं आता है, तो आंसर ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो ये कुछ नियम होते हैं फार्मूले लगाने के, सूत्र लगाने के, न्यूमेरिकल लगाने के। बोलो, अब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल कौन सा है? देखो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो बहुत आसान है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे तो लगता है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन और इसमें जोड़ दिया, यदि प्रतिरोधों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, लगभग मान के चलो नगण्य है, बहुत कम है, उसको नगण्य मान लिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध 0 तो लगभग होगा नहीं, बैटरी कुछ ना कुछ तो आंतरिक प्रतिरोध होगा ही, लेकिन वो इतना कम है जिसको नगण्य मान लिया गया है। तो बताओ प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता क्या होगी? प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमको निकालना है। आई बात समझ में? तो अलग अलग विभवांतर होगा कि एक ही विभवांतर होगा? बताओ, के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा कि एक ही होगा? बताओ, बोलो। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लिया जाए, है ना। 3 प्रतिरोध दिए, हम 3 प्रतिरोध बना ही क्यों ना ले, चलो बना ले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी, तो बना लो। एक ये प्रतिरोध हो गया, अब दूसरा प्रतिरोध 2 ओम वाला है तो ये भी बना लेंगे ना। अब तीसरा प्रतिरोध 3 ओम वाला है तो ये भी बना लेंगे, बना लिया ना। बोलो, ये 1 ओम वाला प्रतिरोध है, ये 2 ओम वाला प्रतिरोध है, ये 3 ओम वाला प्रतिरोध है। बताओ, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और ये इनके सिरे हैं, ये इनके सिरे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको एक ऐसे सेल से जोड़ दिया गया है, एक ऐसी बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध लगभग 0 के बराबर है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी, तो ये ई है, ई बराबर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। आई बात समझ में? अब कह रहा है कि बताओ इनके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो बताओ, विभवांतर अलग अलग होगा कि एक ही होगा? अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक समान बहती है, विभवांतर अलग अलग होता है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो ये बात। ठीक, तो सबसे पहले धारा यहाँ पहले ही आई धारा, तो सब में आई धारा बहती चली जाएगी और इधर से धारा आई रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से सब तीनों में आई धारा बहेगी। तो हम एक बात यहाँ लिखेंगे, जो मान दिए गए हैं तो उनको लिख लेंगे। सबसे पहले पहला प्रतिरोध R1 का मान बताओ कितना दिया है? R1 बराबर 1 ओम, कमा R2 बराबर कितना दिया है? 2 ओम दिया है। R3 बराबर कितना दिया है बताओ? 3 ओम दिया है। ठीक, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, तो कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? R बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तो निकालना है कुल प्रतिरोध। अब तो लिखना है हमको। अच्छा, कुछ और भी तो निकालना है। एक चीज और, मान लो इनके सिरों पर विभवांतर V1, ये तो पता है ना कि विभवांतर अलग, इसके सिरों पर विभवांतर V2 है, इसके सिरों पर V3, तो हमको V1 V2 V3 तो निकालना पड़ेगा। तो V1 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है R बराबर, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, क्योंकि प्रतिरोधों का संयोजन
प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो R बराबर, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये फार्मूला है, इसको थोड़ा बॉक्स में बंद करके दिखाना है। तो R बराबर R1 का मान ये देखो लिखा 1 प्लस R2 का मान 3, तो 3 6 ओम आ गया। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम आ गया। तो पहला वाला नंबर लग गया कि नहीं, पहला वाला लग गया, कुल प्रतिरोध निकल गया, ये निकल गया। अब हमको पता है क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में या प्रतिरोधों में लिखो, प्रत्येक प्रतिरोधों में या सभी प्रतिरोधों में लिखो, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। समझ लो, उतार लेना, कोई जल्दी नहीं, भिन्न भिन्न होता है, ये बात यहाँ पे लिख दो, ठीक। तो भिन्न भिन्न होता है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें कितनी धारा बहेगी, पहले धारा का मान निकाल लो, धारा का मान निकाल तभी तो पता चलेगी कितनी धारा बहेगी। तो परिपथ में धारा का मान कैसे आएगा, परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है बताओ, I बराबर V/R होता है, लेकिन यहाँ तो बैटरी लगी है तो यहाँ पे E/R हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। कैपिटल R क्या है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध होगा यहाँ पे धारा निकालने के लिए। पूरे परिपथ का प्रतिरोध ये देखो आया कुल प्रतिरोध, ये रखना है मान। तो I बराबर कितना आएगा, I बराबर E का मान कितना है बताओ, E का मान यहाँ लिख दो, चाहे E बराबर दिया हुआ है, E बराबर है 12 वोल्ट, ठीक। तो E बराबर 12 वोल्ट जो दिया है वो लिख दो 12, और बटे R का मान कितना आया है, 6 आया है, तो 6 दूनी, तो I बराबर कितना आया, I बराबर 2 एम्पियर आ गया। यानी कि इसमें धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर बह, तो इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर बहेगी, सब में बराबर धारा बहेगी, ठीक। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इसको हम V1 कर दें, V1 बराबर V बराबर IR होता है, क्योंकि धारा तो I ही बहेगी, और R की जगह क्या लिखोगे, R1। भाई इसका प्रतिरोध कितना है, R1 ही तो है, R1 कर दिया। अब हम मान रखेंगे, तो V1 बराबर I का मान कितना है 2, और R1 का मान कितना है 1, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। बताओ V1 बराबर कितना आ गया 2 वोल्ट, तो V1 निकल गया, V1 तो निकालना था, V1 निकल गया। अब इसी तरीके से V2 V3 निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, V2 के लिए क्या लिखोगे, V2 यही तो V2 है, इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V2 है, तो हम लिखेंगे 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर IR2 लिखोगे, तो V2 बराबर हो जाएगा, I का मान तो 2 ही रहेगा, R2 का मान यहाँ 2 रखोगे, ये वाला V2 वाला रखोगे, तो V2 इक्वल टू 4 ओम वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। इसी तरीके से 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर क्या होगा, IR3 होगा, तो V3 बराबर हो जाएगा, I का मान यही रखोगे 2 और R3 का मान ये देखो दिया हुआ है 3 ओम दिया है, तो 3 लिख दो, तो V3 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 वोल्ट। मात्रा भी तो साथ में लिखना होता है। तो तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग विभवांतर हमने निकाल लिया। अब चेक करो, 2 और 4 6 और 6 12 वोल्ट हुए टोटल। बैटरी के पास कितने वोल्ट है 12 वोल्ट है, और सभी प्रतिरोधों का टोटल वोल्ट कितना है 12 है टोटल। ये स्प्लिट कर गया वोल्टेज अलग अलग है ना, लेकिन अगर हम जोड़ेंगे तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर है 12। आई बात समझ में, और धारा सबने बराबर बह रही है। तो क्वेश्चन समझ में आया, आसान है क्वेश्चन, बोलो है आसान, रिवीजन कर लोगे और सारों क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 है, बस इसमें उसमें क्या था, उसमें 3 प्रतिरोध दिए गए थे और तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े गए थे और अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर निकाला गया था। इसमें देखो क्या है,
इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। याद रखोगे ये बात। कभी कभी क्वेश्चन में पार्श्व लिख देते समांतर की जगह पर। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। ज्योति, पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम अलग होता है, पार्श्व क्रम समांतर क्रम को कहते हैं। समझ में आई बात? तो समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तीनों का कुल प्रतिरोध निकाल लोगे कौन सा फार्मूला लगा करके? 1/r वाला। 1/r बराबर 1/r2, फिर 1/r3, 1/r4, ऐसा लगाओगे ना फार्मूला। इस तरीके से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन समझ लो फिर लगाना इसको। इस तरीके से जुड़े हुए हैं, बैटरी लगी हुई है इस तरीके से। 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। कुल प्रतिरोध निकाल लो। फिर कह रहा है यदि संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी, E बराबर कितना है? 20 वोल्ट की बैटरी से, वैद्युत वाहक बल की बैटरी से, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, देखो उसमें भी नगण्य था, इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, से संबंधित किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के से प्रवाहित जाने वाली धारा, इसमें जाने वाली धारा, इसमें जाने वाली धारा का मान और बैटरी से ली गई कुल धारा, यहाँ से निकलने धारा आई का मान, इतनी चीजें निकालनी। और क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर, वैद्युत विभवांतर समान रहेगा। भाई अगर इसका 20 वोल्ट है तो सभी प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर 20 वोल्ट ही रहेगा। आई बात समझ में? और धारा का मान अलग, इसमें I1 धारा होगी, इसमें I2 धारा होगी, इसमें I3 धारा होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे? टोटल R निकाल लोगे, और जब टोटल R निकाल लोगे तो हमारे पास I निकल जाएगी, निकल जाएगी, टोटल R निकल जाएगा, E हमारे पास है ही है, I निकल जाएगी, और जब I निकल जाएगी तो अलग अलग में मान रख करके निकाल लेना। इसके लिए R का मान 2 रखना, ठीक, R का मान 2 रखना, और V का मान 20 रखना। बताओ इसके लिए I1 निकल जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए I2, इसके लिए I3 निकाल लेना। I तो तुम पहले निकाल ही चुके हो, लग जाएगा। आप लगा के दिखाना है हमको, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं हम आप लोगों को। लगा लोगे? लगा के दिखाओगे? ठीक ठीक। अब एक क्वेश्चन और लगवाएंगे। इसको उतार लिया, इसको बैठा रहे हैं। 11 नंबर, 15 मीटर लंबे प्रायोगिक प्रतिरोधकता। बताओ प्रतिरोधकता क्या होती है? एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है। ठीक है, लंबाई दी हुई है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है तार का, और इसमें धारा बह रही है, और इसका प्रतिरोध 5 ओम है। इस तार का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? बताओ वही प्रतिरोधक। प्रतिरोध में और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है समझ में? 1 मीटर लंबे और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोध होता है। बोलो, बोल जाते हो तुम लोग। तो लंबाई चल दिया तो लंबाई ले लो। लंबाई, तार की लंबाई कितनी थी बताओ? तार की लंबाई L बराबर कितनी थी? 15 मीटर दी हुई है, बताओ। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को काहे से लिखते हैं? क्षेत्रफल को काहे लिखते हैं? ए से। काहे से लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तुम एच बता रहे थे। हाँ, तो ये कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो दोनों मीटर मीटर में दिए हुए हैं। अब देखो कह रहा है इसका प्रतिरोध 5 ओम है, तो प्रतिरोध दिया है 5 ओम। प्रतिरोध यानी कि R बराबर कितना दिया है? 5 ओम दिया हुआ है। प्रायोगिक पदार्थ का प्रतिरोधकता निकालो। प्रतिरोधकता यानी कि विशेष प्रतिरोध, प्रतिरोधकता यानी कि रो बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र कोई बताएगा? रो बराबर रो बराबर RA/L। पढ़ाया है मैंने, सारी चीजें मैंने सिखा रखी है, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस ना करने से भूल जाते हो। रो बराबर R का मान है 5, A का मान बताओ कितना है? 6 × 10⁻⁷ बटे L का मान कितना है? 15 है। तो बताओ रो बराबर कितना आएगा? 5 × 5, 5 × 3 = 15, कट गया।
तीन एक कम तीन, तीन दूनी 6, तो ऊपर कितना आएगा 2 गुणे 10 की पावर -7, और 2 गुणे 10 की पावर -7 का मात्रक कोई बताएगा? ओम मीटर। क्या मात्रक होता है? ओम मीटर। बोलो, आया समझ में? ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ओम मीटर। समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट? ये सूत्र तो पता है ना सबको, रो बराबर आर अपान एल। उतार लो। ऐसे ही न्यूमेरिकल लगाने चाहिए एग्जाम में।